वेलकम स्टूडेंट्स, ये है कॉमर्स जीनी और मेरा नाम है पीयूष जैन। हम लोग ऑडिट का चैप्टर 9 यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर 9 में आज का इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑडिट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। सर, ये चैरिटेबल ट्रस्ट ट्रस्ट क्या अलग अलग होते हैं? आपने पिछले लेक्चर में हमको ट्रस्ट की ऑडिट के बारे में पढ़ाया, आज चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑडिट के बारे में पढ़ा रहे हैं। क्या इनमें कोई डिफरेंस है? बिल्कुल बेटा। तो पहले ये समझते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट होता क्या है। देखिए, क्या होता है ट्रस्ट, क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ट्रस्ट क्या होता है। ट्रस्ट सर एक लीगल एंटिटी है, लीगल एंटिटी जिसका पर्पस है कोई असेट को होल्ड करना। इस ट्रस्ट को बनाने वाला ऑथर ऑफ द ट्रस्ट कहलाता है, इस ट्रस्ट को मैनेज करने वाला ट्रस्टी कहलाता है, और इस असेट का बेनिफिट, इससे होने वाली इनकम जिसको मिल रही है वो बेनिफिशियरी कहलाता है। ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। अब ये बेनिफिशियरी कौन होगा? तो देखो, इंडिया में दो तरह के ट्रस्ट बनते हैं या दो तरह के इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लीगल एंटिटी होते हैं। एक होते हैं जिनका बेनिफिशियरी कोई डिफाइंड पर्सन हो, इनको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट ट्रस्ट। और एक ऐसे ट्रस्ट जिनसे होने वाला बेनिफिट जनता को मिले, आम जनता को मिले, जिनके बेनिफिशियरी डिफाइंड पर्सन ना हो, कोई भी बेनिफिशियरी हो सकता है, इनको बोलते हैं हम लोग पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट में चैरिटेबल ट्रस्ट भी आते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट भी आते हैं, एजुकेशनल ट्रस्ट भी आते हैं। तो वो सारे ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट होते हैं और इनके लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं। जैसे हमने पिछले जब वीडियो में बात की थी, तब हमने बात की थी इंडियन ट्रस्ट एक्ट। इंडियन ट्रस्ट एक्ट प्राइवेट ट्रस्ट बनाने के लिए है। इफ यू वांट टू क्रिएट अ प्राइवेट ट्रस्ट जिसका बेनिफिशियरी कोई डिफाइंड पर्सन हो, तब हमने एग्जांपल भी लिया था कि मान लीजिए एक परिवार में एक पर्सन है, वो अपने बेटे या बेटी के लिए कुछ असेट्स छोड़कर जाना चाहते हैं, तो क्या उस असेट को होल्ड करने के लिए वो एक प्राइवेट ट्रस्ट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। और प्राइवेट ट्रस्ट पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक्ट अप्लाई होगा। लेकिन इस इंडियन ट्रस्ट एक्ट में पब्लिक ट्रस्ट नहीं बनते। यानी अगर आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको ये सेंट्रल एक्ट मदद नहीं करता। उसके लिए आपको स्टेट का अपना ट्रस्ट होता है, एक्ट होता है। उसमें जैसे आप राजस्थान में हैं तो राजस्थान का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, उसमें आप एक ट्रस्ट बना सकते हैं। तो ट्रस्ट बेसिकली क्या है? एक लीगल एंटिटी है जिसका पर्पस है किसी असेट को या प्रॉपर्टी को होल्ड करना किसी के बेनिफिट के लिए। ट्रस्ट को मैनेज करने वाले कौन लोग हैं? ट्रस्टीज हैं। तो सर, ये चैरिटेबल ट्रस्ट प्राइवेट ट्रस्ट है या पब्लिक ट्रस्ट है? बेटा, नॉर्मली चैरिटेबल ट्रस्ट जो होते हैं वो कोई भी ऐसा जना जो अपने पैसे का एक अच्छा उपयोग करना चाहता है, समाज के लिए कुछ मदद करना चाहता है, तो वो चाहता है कि उसके पैसे समाज के काम आए, लोगों के काम आए, किसी एक पर्सन के काम ना आए। तो वो क्या करेगा? सर, वो ऐसा ट्रस्ट बनाएगा जो पब्लिक ट्रस्ट है। तो पब्लिक ट्रस्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर नहीं होते, उसमें नहीं क्रिएट होते। लेकिन क्या ट्रस्ट के अलावा ऐसे चैरिटेबल पर्पस से किसी और तरह का इंस्टीट्यूट भी बनाया जा सकता है? बिल्कुल बेटा। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में चैरिटेबल सोसाइटी बनाई जा सकती है। अगर आप कंपनी बनाना चाहें तो चैरिटेबल कंपनी बनाई जा सकती है, सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट का है। तो चैरिटेबल पर्पस से बनने वाला इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल ट्रस्ट हो जरूरी नहीं है। चैरिटेबल पर्पस से बनने वाला इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट हो सकता है। वो ट्रस्ट फिर स्टेट के ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर होगा। ये सोसाइटीज हो सकती हैं या ये कंपनी भी हो सकती है। तो ऐसे कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की अगर आप ऑडिट करेंगे तो एक तो वो प्राइवेट ट्रस्ट नहीं होगा। इसलिए पिछले वीडियो से ये टॉपिक अलग है। जब पिछले वीडियो में हमने बात की थी तो केवल एक ट्रस्ट की बात की थी, यहां पे हम हर तरह के चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें जो रूल्स इंस्टीट्यूट ने आपके स्टडी मटेरियल में दिए हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट यानी पब्लिक ट्रस्ट से रिलेटेड ज्यादा है, लेकिन ये रूल्स सभी तरह के चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए ऑडिट करने के तरीके में काम आएंगे। ठीक है ना? तो आपका अगर ट्रस्ट है तो वो याद रखिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट नहीं होगा। ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट बेसिकली प्राइवेट ट्रस्ट के लिए होता है, पब्लिक ट्रस्ट के लिए नहीं होता है। पब्लिक ट्रस्ट के लिए उस स्टेट के अप्लाई होने वाले एक्ट अप्लाई होते हैं। राजस्थान में अपना अलग एक ट्रस्ट एक्ट है, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है। महाराष्ट्र का अपना एक अलग पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, वो स्टेट एक्ट अप्लाई होते हैं। उसके अलावा जनरली जैसे इनकम टैक्स एक्ट वगैरह तो सभी पर अप्लाई होते ही होते हैं।
अब चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ? सर ऐसा ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हुआ? सर ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। अब एनपीओ की ऑडिट अलग से दे रखी है, तो उसमें वो बाकी सब एनपीओ आ जाएंगे ट्रस्ट के अलावा। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा ट्रस्ट जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। सर इसका मतलब है जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाएगा उसको तो प्रॉफिट होंगे ही नहीं। अगर प्रॉफिट नहीं होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनेगा। देखो बेटा, ट्रस्ट में प्रॉफिट होते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रस्ट में प्रॉफिट नहीं होते हैं। हो सकता है उनका एक बिजनेस चल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, तो स्कूल में तो प्रॉफिट होंगे, फीस वसूल करेंगे, लेकिन ये प्रॉफिट किसी पर्सनल पर्पस के पर्सन के बेनिफिट के लिए नहीं होंगे। ये प्रॉफिट वापस उसी चैरिटेबल पर्पस के लिए इन्वेस्ट होंगे। तो प्रॉफिट कमाना गलत नहीं है, प्रॉफिट का किसी पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए यूज करना गलत है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट में बिल्कुल बिजनेस होगा, रेवेन्यूज होंगे और खर्चे भी होंगे। अगर कुछ सरप्लस बचेगा, कोई प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट भी उसी चैरिटेबल पर्पस के लिए काम आएगा। तो जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं? सर वो असेट होल्ड करते हैं। हो सकता है कोई बिजनेस एक्टिविटी भी चलाते हो और भी कहीं से उनकी इनकम होती हो। इस इनकम के अगेंस्ट में एक्सपेंसेस भी होते हैं, और ये जो एक्सपेंसेस होते हैं इनको रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, इनके अकाउंट्स भी बनते हैं। सर ये अकाउंट्स जो बनेंगे वो अकाउंट्स किस मेथड से बनेंगे? क्या वो अक्रूवल सिस्टम से बनेंगे या कैश सिस्टम से बनेंगे? बेटा देखो, लॉ के हिसाब से कंपनीज के लिए अगर आप सेक्शन 8 में चैरिटेबल कंपनी बनाते हैं तो अक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग कंपलसरी है। लेकिन अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं या चैरिटेबल सोसाइटी बनाते हैं तो वहां पर अक्रूवल सिस्टम भी अलाउड है और कैश सिस्टम भी अलाउड है। यानी अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं, और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये वर्ड पर ध्यान दो। अक्सर लोग क्या होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल कंपनी दोनों की सेम तरीके से ऑडिट पढ़ा देते हैं, पढ़ लेते हैं, और ये छोटी छोटी बारीक चीजें रह जाती हैं। तो अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं तो आपकी अकाउंटिंग कैश सिस्टम पर भी पॉसिबल है, अलाउड है, मना नहीं है। अक्रूवल सिस्टम पर भी करिए, वो भी अलाउड है। अगर आप चैरिटेबल सोसाइटी बनाते हैं तो भी आपकी ऑडिट कैश सिस्टम और अक्रूवल सिस्टम दोनों पर अलाउड है। अगर आप चैरिटेबल कंपनी बनाते हैं सेक्शन 8 में, तो फिर आपको अक्रूवल सिस्टम पर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि आप सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग नहीं कर सकते, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नहीं बना सकते। आप अगर ये सोचे कि हम केवल कैश बुक बनाकर काम चला लें तो वो नहीं कर सकते। आपको कंप्लीट प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, यानी जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। कैश सिस्टम पर कर सकते हैं, लेजर बनाना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, सब्सिडरी बुक्स, मेमोरेंडम बुक्स, सारे रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे, और साल खत्म होने पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। और ऑडिट कौन करेगा? सर ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। स्मॉल ट्रस्ट के लिए, जब हमने पढ़ा था प्राइवेट ट्रस्ट में, स्मॉल ट्रस्ट के लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट अगर बनता है तो बिल्कुल ऑडिट कंपलसरी है, आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। यहां पर केवल आपके समझने के लिए मैंने पब्लिक ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट में एक डिफरेंस लिखा हुआ है। प्राइवेट ट्रस्ट जो है, यानी जिनका बेनिफिशियरी कोई स्पेसिफिक पर्सन है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी से किसी स्पेसिफिक पर्सन के बेनिफिट के लिए बिल्कुल ट्रस्ट बना सकते हैं। नॉर्मली बड़े अमीर लोग होते हैं वो बनवाते भी हैं अपने बच्चों के लिए। तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट वहां पर अप्लाई होता है, जो कि एक सेंट्रल एक्ट है। जबकि पब्लिक ट्रस्ट जो होते हैं, चैरिटेबल हो, रिलीजियस हो, एजुकेशनल हो, सारे ट्रस्ट ये स्टेट स्पेसिफिक लॉज बने हुए होते हैं। राजस्थान का ट्रस्ट एक्ट अलग है, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, और महाराष्ट्र का अलग है। बेनिफिशियरी कौन होता है? स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप होता है। जबकि जनरल पब्लिक अगर बेनिफिशियरी हो तो वो हमारे लिए पब्लिक ट्रस्ट होता है। पर्पस क्या है? प्राइमरी जो पर्पस है वो है फाइनेंशियल और पर्सनल बेनिफिट। जबकि पर्पस पब्लिक ट्रस्ट का रिलीजियस हो सकता है, चैरिटेबल हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है, किसी भी तरह का कोई सोशल वेलफेयर हो सकता है। मान लीजिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कोई ट्रस्ट बनाता है, कोई जना ये सोचता है कि चलो जी हमने इतना पैसा कमाया है, थोड़ा पैसा अच्छे पेड़ लगाने में काम में लेंगे, एनवायरमेंट बिगड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, नहीं इतने मुसीबत है एनवायरमेंट पर, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हम भी अपनी तरफ से कुछ मदद करेंगे। तो क्या इस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बनने वाला जो ट्रस्ट है वो भी पब्लिक ट्रस्ट कहलाएगा? बिल्कुल बेटा। और उनका काम क्या होगा? वो उसकी डीड में लिखा हुआ होगा कि
कि भाई हम पेड़ लगाएंगे, सेफ्टी करेंगे पेड़ों की, जो भी होगा उसका, तो वो सोशल वेलफेयर है। प्राइवेट ट्रस्ट जब बनते हैं तो उसमें कानून कुछ लिमिटेड होते हैं, क्योंकि उसको ज्यादा मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती, बेनिफिशियरी लिमिटेड है, एक आध है, तो वो उसका इंटरनल मामला हो जाता है। लेकिन जब पब्लिक ट्रस्ट होते हैं तो वहां से लोगों से डोनेशन भी आ सकता है, तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, और इसीलिए ऑडिट कंपलसरी है पब्लिक ट्रस्ट की। अब चाहे कंपनीज में बनाए, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में बनाए, या स्टेट वाइज ट्रस्ट एक्ट में बनाए। तो ये पब्लिक ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट की बात है। तो जब आप ऑडिट ऑफ ट्रस्ट पढ़ते हैं तो वो किसकी ऑडिट है? वो प्राइवेट ट्रस्ट की ऑडिट है। और जब आप ऑडिट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट पढ़ते हैं तो वो किसकी ऑडिट के बारे में पढ़ते हैं? वो पब्लिक ट्रस्ट की ऑडिट के बारे में पढ़ते हैं, जो चैरिटेबल पर्पज से बना हुआ है। अब देखिए, किसी भी तरह के बिजनेस की या किसी भी तरह की जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आप ऑडिट करते हैं, तो उस ऑडिट का एक सेट प्रोसीजर होता है, सेट प्रोसीजर जो हमारे स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, और वही स्टैंडर्ड्स हमको फॉलो करने हैं, और वही सेट प्रोसीजर के बेसिस पर हर तरह के बिजनेस की ऑडिट होती है। अब आप सबसे पहले इस ऑडिट के अगर मैं बोलूं तो बेसिकली 3 पार्ट हैं। एक पार्ट, पहला पार्ट जो है, उसमें उस ट्रस्ट का लीगल स्टेटस देखा जाता है। ट्रस्ट का यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का, अपन क्योंकि ट्रस्ट की बात कर रहे हैं तो हम ट्रस्ट डीड की बात करेंगे, ट्रस्टीज की बात करेंगे, ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, ट्रस्ट का मैनेजमेंट कैसे होता है वो समझेंगे। तो ये बिजनेस की जानकारी लेना, जब हमने पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट पढ़ा था तब हमने ये लीगल जानकारी कहां से ली थी? तब हमने पार्टनरशिप डीड से शुरुआत की थी कि उस पार्टनरशिप के बिजनेस को समझे तो सही। जब हम कंपनी की ऑडिट करते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस देखते हैं, हम कंपनीज के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि किस किस तरह के बिजनेस में ये कंपनी इन्वॉल्व हो सकती है, कैसे इसका मैनेजमेंट होगा, कौन कैश अकाउंट संभालेगा, डिसीजंस कैसे होंगे, बीओडी कैसे काम करेगा, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स कैसे काम करेंगे। तो उस बिजनेस का अपना स्ट्रक्चर, उसकी इंटरनल हायरार्की समझे बिना आप कोई भी ऑडिट नहीं कर सकते। तो जब भी आपसे किसी बिजनेस की ऑडिट पूछी जाती है कि पार्टनरशिप की ऑडिट बताइए, एलएलपी की ऑडिट समझाइए, ट्रस्ट की ऑडिट समझाइए, चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑडिट समझाइए, तो आपको सबसे पहले क्या बताना होता है? उसके बिजनेस के स्ट्रक्चर, उसके लीगल एप्लीकेशंस जो हैं, जो लॉज पर अप्लाई हो रहे हैं, उनको आपको देखना पड़ता है। आपको डीड की बात करनी पड़ती है कि इसका मैनेजमेंट कैसे होगा। दूसरा हिस्सा ये होता है उसका इंटरनल कंट्रोल। क्या एक ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स इवैल्यूएट करता है? बिल्कुल करता है। ये ऑडिट का पार्ट है, इसके लिए स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। अब ध्यान से समझना, ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। क्या कोई ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एफिशिएंसी पर अपनी ओपिनियन, अपनी राय देता है? इवैल्यूएट तो करते हैं, लेकिन इस इवैल्यूएशन का पर्पस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एफिशिएंसी पर राय देना नहीं है। हमारी रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है उस पर होती है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही है कि नहीं है उस पर हमारी रिपोर्ट नहीं होती, वो तो इंटरनल ऑडिट होती है। हाँ, अगर कहीं लॉ में बोल दें कि भैया आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर भी रिपोर्ट देनी है तो देनी पड़ेगी, जैसे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, तो वहां पर हम मजबूरी में देते हैं, लेकिन ये ऑडिट पर से का पार्ट नहीं होता है। तो ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इवैल्यूएट करता है, बट उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर अपनी रिपोर्ट देना उसका काम नहीं है, जब तक कि लॉ में ना बोला जाए। और तीसरा, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने पड़ते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेजरली क्या चेक करना है? सर, एक है पी एंड एल अकाउंट, एक है बैलेंस शीट। पी एंड एल अकाउंट में क्या चेक करना है? सर, पी एंड एल अकाउंट में हमको चेक करना है इनकम और एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट में क्या चेक करना है? सर, हमको चेक करना है असेट्स और लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज एंड कैपिटल प्लस रिजर्व। ये हमारे पास बेसिक चेकिंग है। तो जब भी आपसे पूछें कि भैया किसी भी तरह के बिजनेस की ऑडिट के बारे में बताइए, तो इन्हीं पॉइंट्स पर आपको वर्क करना है, यही चीज आपको समझानी है। अब इनकम के सोर्सेज अलग अलग जगह अलग अलग हो सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म की आप ऑडिट करते हैं तो उनकी मेजर इनकम कहां से आती है? सर, प्रोडक्ट की, सर्विसेज की सेल से आती है, तो वहां पर हम सेल्स ज्यादा ध्यान से चेक करते हैं।
लेकिन जब चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑडिट करेंगे तो यहां पर इनकम कहां से आएगी, बस ये आपको याद रखना है। सर यहां पर इनकम आएगी, और ये देखिए यहां पर इनकम आएगी सर सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट मिल सकती है, लेगेसी से, और इन्वेस्टमेंट की इनकम। तो किसी भी तरह के ट्रस्ट में, स्पेशली चैरिटेबल ट्रस्ट हो, चैरिटेबल सोसाइटी हो या चैरिटेबल कंपनी हो, जब भी किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की, ऑर्गेनाइजेशन की हम ऑडिट करेंगे तो उसमें इनकम के मेजर सोर्सेस यही हैं। सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर? सर सब्सक्रिप्शन होता है जो उस चैरिटेबल ट्रस्ट का मेंबर है वो एनुअली उस मेंबरशिप फीस देता है। कई बार चैरिटेबल ट्रस्ट कोई मैगजीन निकालते हैं तो उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लेता है, उससे पैसे इकट्ठे होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब है जिसने सब्सक्राइब कर रखा है, जो रेगुलर उसको पेमेंट देना चाहता है, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो ये सब्सक्रिप्शन हमको मिलता है। तो आप देखिए एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन कितना है, उसकी रिसीट क्या है, उसकी कितने मेंबर्स हैं, हर मेंबर से हर साल पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो कैश बुक आप चेक कर सकते हैं, रिसीट्स आप चेक कर सकते हैं। तो ये जितने डॉक्यूमेंट हैं वो सब आपको चेक करने हैं। दूसरी बात आती है डोनेशंस। डोनेशंस रेगुलर नहीं होते। डोनेशन जब जिसकी इच्छा होगी तब वो डोनेशन देगा, जितना डोनेशन वो देना चाहेगा उतना डोनेशन देगा। सब्सक्रिप्शन तो भैया फिक्स चार्जेस होते हैं, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमको पता होता है। अगर हमने मान लीजिए किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने सब्सक्रिप्शन का, एनुअल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट तय कर रखा है 5,000 रुपए, तो हर मेंबर से हमको 5,000 रुपए मिलेंगे, हर साल मिलेंगे, ये फिक्स है। तो इसको चेक करना आसान हो जाता है। ये होमोजीनियस ट्रांजैक्शन है, पढ़ा था सैंपलिंग के वक्त, होमोजीनियस ट्रांजैक्शन है, तो छोटे सैंपल से भी काम चल जाता है। लेकिन जब डोनेशन की बात आती है तो हमें नहीं मालूम कि हर जना डोनेशन देगा कि नहीं देगा, जो लोग डोनेशन देंगे वो कितना डोनेशन देंगे। अब मान लीजिए होता है चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट में बिल्कुल होता है, अगर घर में किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो उसके नाम से एक बड़ा डोनेशन हम किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। ऐसा नॉर्मली रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में देखा है। तो किसी किसी परिवार से ये बड़े डोनेशंस मिलते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वो कोई रेगुलर मिलने वाला अमाउंट नहीं है। तो डोनेशंस जो हैं वो हेटेरोजीनियस ट्रांजैक्शन है, यानी एक जैसे नहीं होते। और यहां पर सैंपल साइज बड़ा रखना पड़ता है। सैंपलिंग में पढ़ा था ये लेक्चर वापस दोबारा सुनना है ना, तो वो सारी चीजें यहां काम आएंगी। तो होमोजीनियस ट्रांजैक्शन सब्सक्रिप्शन है, हेटेरोजीनियस ट्रांजैक्शन डोनेशन है। ये डोनेशन डिपेंड करता है, मान लीजिए कोई त्योहार है, रिलीजियस ट्रस्ट है, कोई त्योहार आ गया तो वो त्योहार पर डोनेशन ज्यादा मिलते हैं। अब कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसका कोई इवेंट है, मान लीजिए न्यू ईयर इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, तो वहां पर उसको डोनेशन ज्यादा मिलेंगे। तो ऑडिटर को ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये डोनेशन किस मौके पर ज्यादा मिलते हैं, किस मौके पर कम मिलते हैं, डोनेशन कैश में ज्यादा मिलते हैं या बैंक ट्रांसफर के थ्रू ज्यादा मिलते हैं। कैश में मिलते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, रिसीट प्रॉपर इशू करते हैं कि नहीं करते हैं, कैश मैनेजमेंट का सिस्टम क्या है, बैंक में जमा कराते हैं कि नहीं कराते हैं। ये सब चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको फिर ऑडिट करने में आसानी होगी। है होमोजीनियस ट्रांजैक्शन में कम सैंपल साइज से ये चेकिंग हो सकती है, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। क्रॉस वेरीफाई करें कैश बुक से, कोई रिसीट ओमिटेड तो नहीं है। स्पेशल डे के डोनेशंस ध्यान में रखें, अगर कोई रिपोर्ट पब्लिश होती है डोनेशन पर तो उस रिपोर्ट को भी क्रॉस वेरीफाई करें, ये हमको देखना है। अब बात आती है ग्रांट्स एंड लेगेसीज की। ग्रांट्स क्या होती है? सर ग्रांट्स डोनेशन की तरह है, लेकिन नॉर्मली ग्रांट जो वर्ड यूज होता है वो गवर्नमेंट ग्रांट्स के रेफरेंस में होता है वो भी डोनेशन, लेकिन सब्सिडी के रेफरेंस में यूज होता है। अब गवर्नमेंट कैश या नॉन कैश डोनेशंस दे सकती है, ग्रांट दे सकती है। कैपिटल या रेवेन्यू नेचर की ग्रांट हो सकती है, जनरल पर्पस या स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट हो सकती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में जितने तरह की गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में आपने पढ़ा है वो सब यहां पर अप्लाई हो सकता है। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है, वो ग्रांट रिफंडेबल हो सकती है, उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है हमने उनको असेट की कॉस्ट में से माइनस किया हो सकता है उनको हमने रेवेन्यू P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया हो सकता है उनको जैसे कोई प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, उस तरह की जो ग्रांट होती है उसको हम रिजर्व में, प्रोविजंस में क्रेडिट करते हैं, P&L में नहीं ट्रांसफर करते क्योंकि वो परमानेंट नेचर की ग्रांट है। तो ये सब अलग अलग तरह की ग्रांट जो है
उनके लीगल पेपर्स देखें, उनकी कंडीशंस देखें, उनकी अकाउंटिंग देखें और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का ध्यान रखें। अगर ये पॉइंट आप लिख पाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। क्या क्या देखना है सर? सर कैश बुक में अकाउंटिंग देखनी है, कंडीशंस देखनी है, रिफंडेबल तो नहीं है ये देखना है, और अकाउंटिंग AS 12 के हिसाब से चेक करनी है। ये 4 पॉइंट आपने लिखे, आपका आंसर भी अच्छा हो गया और आपको एक्चुअल ऑडिट में भी चीज समझ में आ जाएगी। सेम यही बात लेगेसी। सर लेगेसीज क्या होता है? ये लेगेसीज हमने बहुत वर्ड सुना है बेटा। लेगेसीज का मतलब होता है विरासत। लेगेसीज का अगर सिंपल वर्ड का मतलब देखें, विरासत। बेसिकली लेगेसीज उस अमाउंट को या उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो कोई जना अपनी वसीयत में, विल में छोड़कर जाता है। तो अगर कोई जना अपनी वसीयत में कुछ पैसा किसी रिलीजियस ट्रस्ट के लिए छोड़ के जा रहा है तो रिलीजियस ट्रस्ट उसको बोलेगा कि ये लेगेसी हमको मिली है। तो लेगेसी बेसिकली एक लमसम अमाउंट होता है जो विल या वसीयत के थ्रू हमें मिलता है। हम नॉर्मली उसको लेगेसी बोलते हैं, है ना। तो लेगेसी के कोई डॉक्यूमेंट हो, लीगल पेपर्स हो, कोर्ट का ऑर्डर हो, वो सारी चीजें हमको चेक करनी है। बाकी जो भी ऑडिट में नॉर्मली हम एविडेंस इकट्ठे करते हैं वो तो करने ही करने। ठीक बात है ना। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट की इनकम, अगर चैरिटेबल है, रिलीजियस है, किसी भी तरह का कोई ट्रस्ट है या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल सोसाइटी है, चैरिटेबल कंपनी है, तो नॉर्मली सारी इनकम कैश में हो रही है। तो ये कैश में, ये बैंक से मिलने वाला पैसा इन्वेस्टमेंट की तरह भी रखा हुआ होता है। कई बार बड़े अमाउंट आते हैं तो ये लोग FD करा देते हैं ताकि रेगुलर इनकम जनरेट होती रहे। जैसे मान लीजिए हाउसिंग सोसाइटी है। हाउसिंग सोसाइटी में क्या होता है, एक डोनेशन होता है, हर फ्लैट से मिलता है और उसको एक बैंक में जमा करा देते हैं, जिसके इंटरेस्ट से हाउसिंग सोसाइटी के मेंटेनेंस का काम होता है। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसा होता है, ट्रस्ट में भी होता है। तो इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम अगेन वन ऑफ द मेजर इनकम ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ट्रस्ट। तो हमको क्या करना है सर? हमको इन्वेस्टमेंट चेक करने हैं। क्या कोई फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट है या फ्लक्चुएटिंग इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट है? कहीं हमने शेयर में इन्वेस्ट किया है या डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है? कितना % इंटरेस्ट का रेट हमको मिल रहा है? TDS कितना कट रहा है? जो पैसा हमें रिसीव हुआ है वो हर इन्वेस्टमेंट, अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट है तो उससे मैच करके देखें, है ना। यहां पर एनालिटिकल प्रोसीजर्स काम आएंगे। ये अपन ने जब पढ़ा था एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में, आपको याद होगा, तब हमने यही बात पढ़ी थी कि क्यों ये रेशियोज इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे ये रेशियोज हमको इनकम वेरीफाई करने में मदद करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट और इनकम, इसमें एक प्लॉसिबल रिलेशनशिप है। वर्ड याद है ना, प्लॉसिबल रिलेशनशिप एनालिटिकल प्रोसीजर में अपन ने पढ़ा था। तो इनकम और इन्वेस्टमेंट में एक प्लॉसिबल रिलेशनशिप है और इस प्लॉसिबल रिलेशनशिप का एनालिसिस करना, यही तो एनालिटिकल प्रोसीजर है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट की इनकम, अब ये आप देखो पॉइंट किसी भी तरह की बिजनेस की ऑडिट में चिपका सकते हो। वैसे तो ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए, लेकिन आप पार्टनरशिप फॉर्म में भी ये पॉइंट लिख दो तो सही है। तो ये हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं। तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स हमारे पास कैसे अप्लाई होंगे? फिर AS 3 के हिसाब से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फिर आपने पढ़ा होगा कि जैसे प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट है उसको कॉस्ट में से माइनस करते हैं। पोस्ट एक्विजिशन इंटरेस्ट अगर है, फिक्स इंटरेस्ट, फिक्स इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट पर, उसको हम इनकम की तरह बताते हैं। तो वो सारी अकाउंटिंग AS 13 की यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास कुछ स्पेशल इवेंट्स होते हैं। तो स्पेशल इवेंट्स में स्पेशल इनकम होती है। ये इनकम में मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि ये वन टाइम इवेंट है, रेगुलर होने वाली इनकम नहीं है। तो यहां पर हमको थोड़ा डिटेल में चेक करना चाहिए। सेल, टिकट की सेल कितनी हुई है, स्पॉन्सरशिप्स कितनी आई हैं, उसके रिसीट्स इशू हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कौन कौन से डेलीगेट्स आए हैं, कहाँ कहाँ से डेलीगेट्स आए हैं, खर्चा कितना हुआ है फूड पर, किट पर, क्या इस दौरान कोई स्पेशल डोनेशन रिसीव हुए हैं। तो ये सारी चीजें हमको चेक करनी है स्पेशल इवेंट में। तो बेटा देखो, वैसे तो हमारे पास हमने बोला कि क्या क्या चीजें किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशंस या किसी भी तरह के बिजनेस एंटिटी के हम ऑडिट करते वक्त चेक करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमने बात की थी उसके लीगल एप्लीकेशंस जो भी हैं वो सारी चीजें चेक करेंगे। फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स चेक करेंगे। फिर हमारे पास P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। P&L अकाउंट में इनकम और एक्सपेंसेस और बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एंड रिजर्व। लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दे रखे हैं उन आंसर्स में खास एम्फेसिस इस पोर्शन पर दिया है।
जब आपको 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका भी मेन फोकस उस इंस्टीट्यूशन के, उस एंटिटी के इनकम पर होना चाहिए। तो अगर आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की ऑडिट पूछी है या चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑडिट पूछी है तो आपके पास तो आंसर लिखने के एरियाज जो हैं वो कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 असेट्स और 6 लायबिलिटीज। 6 अलग अलग एरियाज हैं जिनके कई पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, लेकिन आप इन 6 पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे अपने आंसर में? वो देंगे आप इनकम को। क्यों देंगे सर? क्योंकि देखिए नॉर्मली इनकम जो है उसका वेरीफाई होना इनकम टैक्स के पर्पज से भी ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए इंस्टीट्यूट ने भी इनकम पर खास फोकस किया है इन एंटिटीज की ऑडिट समझाते वक्त। तो हमारा आंसर भी इनकम पर खास फोकस होगा। इनकम जब भी आप वेरीफाई करें तो जब भी आप पढ़ें किसी भी एंटिटी के बारे में तो उसके इनकम के सोर्सेज लिख के रख लें। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि डोनेशन है, ग्रांट है, सब्सिडीज गवर्नमेंट की हो सकती है, सब्सक्रिप्शन है, तो ये 4-5 नाम का रट्टा लगा लें, आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा फिर एक्सपेंसेस के बारे में जैसे इसमें बोला है तो एक्सपेंसेस की भी ऑडिट करनी पड़ेगी। तो जो भी खर्चे हैं वो अगर फिक्स खर्चे हैं रेंट की तरह के तो उसको उसी तरीके से चेक करना पड़ेगा। कैश बुक चेक करेंगे, काउंटर फॉइल्स चेक करेंगे, भाई हमने किसी को पेमेंट किया है तो सामने वाले ने रिसीट दी होगी, वो काउंटर फॉइल्स कहलाती है ना। बिल्स वगैरह कोई हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, वो सब अगर हमने डोनेशन दिए हैं तो वो डोनेशंस भी चेक कर लेंगे। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमने ऑलरेडी एविडेंस में पढ़ चुके हैं वो सब चीजें हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। अब इसके अलावा असेट्स भी चेक करने की है और लायबिलिटीज भी चेक करने की है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इन दोनों के बारे में कोई खास डिटेल दे नहीं रखी है जब ये टॉपिक हमको समझाया है। फिर भी अगर क्वेश्चन बड़ा है, एक आध लाइन बच रही है, तो आप इसमें जरूर असेट्स और लायबिलिटीज की चेकिंग के बारे में लिखें जो जनरल पॉइंट्स हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़े हैं। जैसे असेट्स में क्या चीजें चेक करते हैं सर? हम एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, वैल्यूएशन चेक करते हैं, बिजनेस यूज चेक करते हैं, अगर डेप्रिशिएबल है तो डेप्रिसिएशन चेक करते हैं, अगर ओनरशिप है तो ओनरशिप के कागजात चेक करते हैं। तो ये आप एक लाइन में लिख सकते हैं, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही लायबिलिटीज में हम लोग यही सब चेक करेंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट चेक करेंगे, ड्यू डेट्स चेक करेंगे, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है चेक करेंगे, बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है चेक करेंगे। तो ये सारी चीजें एक लाइन में लिख लीजिए। चैप्टर 5 में अपन ने 2 घंटे लगाकर पढ़ी है ना। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। आई होप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल ट्रस्ट और ट्रस्ट, ये 3 तरह की चीजों में फर्क समझ में आया होगा। ट्रस्ट जब हम बोलते हैं वो प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल सोसाइटीज, चैरिटेबल कंपनीज, सबको मिला जुलाकर एक कॉमन वर्ड है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो ऑडिट हमने पढ़ी है, ये अगर आपसे एग्जाम में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस पूछे तो भी यही पॉइंट्स हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पूछे तो भी यही पॉइंट है, चैरिटेबल ट्रस्ट पूछे तो भी यही पॉइंट है, और अगर केवल ट्रस्ट की ऑडिट पूछ लें तो भी 90% पॉइंट्स यही है। याद रखिए ऑडिट का जो पूरा सिस्टम है हमारा, इंटरनल कंट्रोल, लीगल स्टेटस, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बेसिकली, और उसके अलावा P&L अकाउंट, बैलेंस शीट के आइटम्स, ये मिलाकर चेकिंग करना ऑडिट है। और उसके बाद प्रॉपर रिपोर्टिंग, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, रिपोर्ट के कंटेंट क्या होंगे, वो अलग अलग केस में, जैसे कंपनी के केस में कारो भी बन सकता है, चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में कारो रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो वो सब चीजें पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए बेसिकली चैप्टर 9 में यही है बेटा। बाकी सारे चैप्टर्स का नॉलेज इस चैप्टर में काम आ जाता है। तो आप जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं, जितना आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक याद है, चैप्टर नंबर 9 में सब काम आ जाएगा। तो इस वीडियो में चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑडिट के बारे में बात थी। अगले वीडियो में अगली और बात करेंगे। थैंक यू।